हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे तो होंगे ही क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। प्रीलिम्स क्लियर हुआ है इसलिए तुम मेंस का स्ट्रेटजी देखने आए हो। तो अब देखो यहाँ क्या है। यहाँ पहले तो जो डेट आपको पता होनी चाहिए, आईबीपीएस क्लर्क के मेंस की डेट 13 अक्टूबर है और आपके पास कितने दिन बाकी है? 11 डेज आपके बाकी है, यानी कि 11 डेज है। अब देखो यहाँ ऐसा है कि यहाँ बहुत टाइप के स्टूडेंट है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगर पहले से प्रिपरेशन नहीं किया है, ऐसा है कि यानी कि ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने आरआरबी पीओ का प्री क्लियर किया था, वो आरआरबी पीओ का मेंस दिया है, आरआरबी क्लर्क का भी क्लियर किया है और आईबीपीएस क्लर्क का भी क्लियर किया है। वो जो बच्चे हैं उनका जीए का प्रिपरेशन अच्छे से हो चुका है या थोड़ा बहुत आपसे वो आगे है, अगर आपने जीए का प्रिपरेशन ही नहीं किया है। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आईबीपीएस क्लर्क कुछ तो निकल जाएगा और आपने पहले से जीए का प्रिपरेशन किया है तो भी प्लस है। अब देखो ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि क्या होता है, जीए का प्रिपरेशन पहले से अगर किया हुआ है 3 4 5 मंथ में, तो आप इन 11 डेज का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अगर आपने जीए का प्रिपरेशन नहीं किया है तो मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या होता हो जाता है कि ये 11 दिन में आप सिर्फ जीए 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 के पीछे पड़ोगे, ऐसे पेपर क्लियर नहीं होता। एक्चुअली आपके, अगर आपने नहीं भी किया है तो आपको सभी सब्जेक्ट को सेम टाइम देना है। एक मिनट, स्टिल आपको सभी सब्जेक्ट को सेम टाइम देना है और टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके ही आपको प्रिपरेशन करना है, ये पहले दिमाग में रखो। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब देखो सबके स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड सबके वीक पॉइंट अलग अलग होते हैं। एट द एंड स्ट्रेटजी देखने के बाद भी आपको खुद की स्ट्रेटजी बनानी है कि मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, या मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। मैं ऑल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा, मैंने एग्जैक्ट क्या स्ट्रेटजी मॉक देते टाइम यूज की थी वो आपको बताऊंगा। यानी कि जो भी बताऊंगा वो दिल से बताऊंगा, आपको वो समझ में, अगर आपके लिए भी वही कारगर रही तो आप बोलोगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है। अगर आपको वो वाली स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आई और अच्छे से आपने इम्प्लीमेंट की तो। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको दूसरा पॉइंट, पहला तो आपको एग्जाम डेट पता है, 11 डेज आपके पास बाकी है वो पता है। आपके सामने है एग्जाम का पैटर्न जो कि आपको पता होना चाहिए। आरआरबी पीओ में क्या हुआ था, आरआरबी पीओ में कम टाइम था आपके पास। आईबीपीएस क्लर्क में क्या हो रहा है, आईबीपीएस क्लर्क में आपके पास टाइम ज्यादा है, आपको ज्यादा टाइम मिलता है। अब देखो यहाँ देखो कि रीजनिंग एबिलिटी में 60 मार्क्स मिल रहे हैं 50 क्वेश्चन से और 45 मिनट से। वहां क्या हो रहा था, वहां 30 मिनट थे, वहां आपके पास टाइम नहीं था। यहाँ क्वांट में भी देखोगे तो आपके पास कितना, क्वांट में देखो आपके पास कितने कितना टाइम है, 45 मिनट से। और मार्क्स कितने, 50, मैक्सिमम मार्क्स है 50 मार्क्स है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि रीजनिंग को एक्स्ट्रा मार्क्स है। उसके बाद आप देखोगे कि इंग्लिश को कितना है, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट है। एंड जीए के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क 35 मिनट से। अब देखो यहाँ मैं जो बता रहा हूँ उन बातों के ऊपर ध्यान दो। पहले हम जीए के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जीए में क्या होता है, पहले तो आपने प्रिपरेशन किया है, प्रिपरेशन नहीं किया है, कैसे किया है, ये सभी बातें एक साइड। लेकिन जीए में यहाँ आपको टाइम मिलता है ज्यादा। अगर आपको टाइम एक्स्ट्रा मिलता है तो आप क्या करते हो, आप अटेम्प्ट करते हो मैक्सिमम। आपको ये वाली गलती नहीं करनी। 99% चांसेस है कि आप ये वाली गलती करोगे, क्योंकि आरआरबी पीओ में 15 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, आईबीपीएस क्लर्क में 35 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आपके पास टाइम बहुत है, टाइम बहुत है तो आप खाली ऐसे नहीं बैठोगे, आप कुछ तो करोगे। अगर कुछ तो करोगे तो आप गलत करोगे भाई, आपको गलत नहीं करना है। ये पहले दिमाग में रखो, दिमाग में फिट करो ये आज से ही कि मुझे जीए में उतना ही करना है जितना आता है, और उतना करना है जहां मैं डाउटफुल हूं। मुझे मैक्स क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने जीए में। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट जीए में आईबीपीएस क्लर्क में मेंस क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। एक्चुअली मुझे पता है कि ये आपको पता है, लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बात दिमाग में बिठा लो। आईबीपीएस क्लर्क का अगर कट ऑफ 80 का लगता है और मार्क्स भी आप 80 लेके आए तो आपका सिलेक्शन पक्का है।
80 का कट ऑफ और 80 मार्क्स, आपको 10-10, 15-15 मार्क्स लेके ज्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेके आने की जरूरत नहीं। मैंने जब एग्जाम क्लियर की तो मैं मॉर्निंग 8 टू नाइट के 8 बजे तक, 8 AM टू 8 PM में जॉब करता था। जॉब करने के बाद भी मैंने एग्जाम क्लियर की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर ज्यादा फोकस करता था, ना कि पढ़ाई तो मेरी इतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन स्ट्रैटेजी जितनी अच्छी रहेगी उतना आप सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। जीए में देखो ना, अगर 50 क्वेश्चन है आपके सामने तो ऐसा ही होगा कि 10, 12, 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं। उसके बाद 10-12 क्वेश्चन आपको ऐसा हो रहा है कि यहाँ यानी कि दो ऑप्शन में ये है कि कंफ्यूज है कि इसमें से क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। भाई रुकना, सॉरी, इसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, यहाँ आप थोड़ा सा स्टक है। अब देखो, आपने जीए का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया और आप गए 1 to 50 तक, और आपके समझो कि 25 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट समझो कि आपके खत्म हो गए। आपने 1 to 50 क्वेश्चन सभी देख लिए और उसके बाद आपके पास और 10 मिनट है। 10 मिनट बहुत होते हैं भाई वहां, जब आपके पास सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है। और उस 25 मिनट में आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद आपने क्या किया? आपने वो डाउटफुल क्वेश्चन लेने स्टार्ट किए। उसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको आपको अगर टाइम एक्स्ट्रा मिलता है तो आप क्या करते हो? 90% स्टूडेंट यही करते हैं कि वो अटेम्प्ट करते जाते हैं, क्लिक करते जाते हैं, बैठे हैं आराम से और क्लिक किए जा रहे हो। और आप सोचो ना कि 80 मार्क्स का कट ऑफ रह गए, 0.25 से भी रह गए, 79.75 भी रह गया, वो किससे रह सकता है? आपका एक रॉन्ग अटेम्प्ट आपका एक मार्क्स प्लस 0.25 मार्क्स लेके जाता है। आपका एक मार्क्स प्लस 0.25 मार्क्स लेके जाता है, 0.25 माइनस कर देता है। अगर 80 मार्क्स मिलने वाले थे लेकिन वो 0.25 आपने गलत किया, इस वजह से गया। ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो 0.25 से फाइनल सिलेक्शन से रहेंगे। आपको वो वाली गलती नहीं करना है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, जीए के यहाँ मैं इतना ज्यादा स्टक क्यों हूँ? मुझे पता है कि 35 मिनट मिलने के बाद क्या करते हैं बच्चे, मैं क्या करता था, क्या गलतियां होती थी मेरे साथ, जो स्टूडेंट है उनके हाथ से क्या क्या गलती हुई है। इसलिए बता रहा हूं मैं कि ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश के ऊपर। एंड में आएंगे हम क्वांट एंड रीजनिंग के ऊपर। इंग्लिश, इस 11 डेज में इंग्लिश आप ज्यादा सुधार भी नहीं सकते हो, बिगाड़ भी नहीं सकते, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढने। इंग्लिश में मैं क्या करता था, मेरा भी इंग्लिश वीक था, तो इंग्लिश में मैं ज्यादा अटेम्प्ट करता था। लेकिन मेरा ऐसा था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी अच्छी थी, लेकिन इंग्लिश यानी कि ग्रामर इतना ज्यादा पढ़ा नहीं था, ग्रामर के रूल्स पढ़े नहीं थे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यानी कि इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक थी। तो मुझे मार्क्स अच्छे आते थे इंग्लिश में, यानी कि इतने बुरे नहीं आते थे, इतने अच्छे भी नहीं आते थे, लेकिन मॉडरेट अटेम्प्ट जो होता है ना, वो वाला मेरा रहता था। और मेरा वही ये था कि इंग्लिश में इतने ही लेके आना है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में पहले आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढने। आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढने के बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि कॉन्शियस रहो भाई, यानी कि आप एग्जाम देते टाइम फ्लो फ्लो में एग्जाम मत दो। 90% बच्चे अब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी सब कुछ कर रहे हैं, वो फ्लो फ्लो में कर रहे हैं। उनको पता नहीं है उनके दिन कैसे चले जा रहे हैं। 1 मन गया, 2 मन गए, 3 मन गए, सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर मैंने तुझे पूछा कि आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया, आप बता नहीं सकते क्या क्या किया। आपके पास आपकी टू डू लिस्ट होनी चाहिए, चेक लिस्ट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर मेरा क्लियर है, ये चैप्टर मेरा क्लियर है। ऐसे कॉन्शियसली, यानी कि थोड़ा सा अलर्ट रहो। मॉक देते टाइम भी अलर्ट रहो कि इंग्लिश का मॉक देते टाइम ये ऐसा हो रहा है। यानी कि अब देखो, ऐसे भी स्टूडेंट है जहाँ क्या होता है, बच्चे मुझे कभी कभी मैसेज करते हैं कि सर मैंने आज 100 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन किए। भाई 100 मत करो, 100 क्वांटिटी में काम मत करो, क्वालिटी में काम करो। 10 ही करो, लेकिन ऐसे करो कि आपको पता होना चाहिए कि किसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, किसके बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाते हैं या फर्स्ट फॉर्म में ईडी निकालते हैं। वो वाला भी गलत होता था, मेरे से तो होता था भाई।
मैं जो सच है वो बोलूंगा आपको। मेरे से तो ये गलती होती ही होती थी, आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। ये दिमाग में बिठा लो कि आपको ये सेम गलती नहीं करनी। अब इंग्लिश में दूसरा मैथ्स अटेम्प्ट आप कर सकते हो। उसके बाद आपको इंग्लिश में फोकस से काम करना है। जो आपको आता है वो पहले सॉल्व करना है। अगर यानी कि 90% इस टाइम मैं भी डाउटफुल रहता था कि मुझे ये वाला आता लगता तो है, ये वाला सही होगा, लेकिन होगा या नहीं होगा पता नहीं। तो इंग्लिश में चांसेस तो लेते ही हैं और लेना भी चाहिए। बस इतना ही कहूंगा मैं। इंग्लिश के लिए ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप 11 डेज में इतना अच्छा भी नहीं कर सकते। और जिनका इंग्लिश अच्छा है उनके लिए तो बताऊंगा कि आप एज ले रहे हो बच्चों के, यानी कि बच्चों के मार्क्स से ज्यादा अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। अब जाऊंगा मैं मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर, जहां मैं मॉक कैसे रीजनिंग और क्वांट में आपको क्या करना है वही बोलूंगा कि आपको डीआई के मेंस लेवल सेट लगाने हैं, पजल के मेंस लेवल सेट लगाने हैं। ये तो स्ट्रेटजी नॉर्मल हो गई, लेकिन मॉक देते टाइम आपको क्या करना है वो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ ये वाली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी। अब देखो, आपके पास मैं क्या करता था दिखाता हूँ मैं आपको। पहले ये पेपर है ना, आपके पास ये पेपर आया। पेपर आने के बाद यहाँ में ऐसे लाइन लाइन मारता था, यहाँ लिखा है देखो, ऐसे ऐसे लाइन ये करता था। और यहाँ लिखता था इजी मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, इजी मॉडरेट एंड डिफिकल्ट ऐसे लिखता था। अब मैं आपको एक करके दिखाऊंगा एक मॉक में, और आप देखो कि प्रैक्टिकली इसको मैं कैसे इंप्लीमेंट करता था, और आपको इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, और क्या इसके ड्रॉबैक। तो 99% नहीं मुझे दिखे थे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कमांड ले ली थी, इसके ऊपर ऊपर अच्छे से काम किया था। माइक अच्छे से। तो आपने भी अगर इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया तो आपको भी इसका फायदा होगा। तो देखो मैं आपको एक मॉक के ऊपर लेके जाता हूँ। आईबीपीएस क्लर्क का एक मेंस का मॉक देखेंगे, प्रीवियस ईयर ही मेंस लेवल मॉक। देखो आईबीपीएस क्लर्क मेंस मेमोरी बेस्ड मॉक। पहला सेक्शन आया आपके सामने जीए का। जीए का टाइम ही खत्म नहीं हो रहा है। आरआरबीपीओ में जीए का टाइम ऐसे उड़ रहा था, आईबीपीएस क्लर्क में खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम मिलता है वहां। वहां तो टाइम मिलता है आईबीपीएस क्लर्क में आपको, बहुत 35 मिनट्स ज्यादा होते हैं। ये मिला, वहां आपने गलतियां नहीं की, ऐसे आई होप कि आप गलतियां नहीं करोगे। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश का तो ये क्या है, पायोटल दिख रहा है। पायोटल मीन्स अनिवार्य, इम्पोर्टेंट। इतना पता था, ये कभी तो पढ़ा था मुझे, इतना मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ। उसके बाद आप आए रीजनिंग के ऊपर। अब देखो यहाँ मैं क्या करता था ये मैं बताना चाहता हूँ। रीजनिंग पहला क्वेश्चन दिखा मुझे इनपुट आउटपुट का। इनपुट आउटपुट ऐसा क्वेश्चन होता है जो सॉल्व होता है। इनपुट आउटपुट की आपको डेली मैक्स प्रैक्टिस करनी है भाई, क्योंकि यहाँ से मार्क्स आते हैं, 5 मार्क्स आते हैं, और 5 मार्क्स बहुत होते हैं। तो इनपुट आउटपुट की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब देखो यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट ऐसे 3 सेक्शन बनाऊंगा। अच्छे से लाइन जा भाई। हाँ, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट ऐसे 3 सेक्शन मैंने बना ली। अब मैं इनपुट आउटपुट को कभी भी मॉडरेट में रखता था, यानी कि 1 to 5 क्वेश्चन जो है वो इनपुट आउटपुट आउटपुट के, और वो मॉडरेट में। और मैं आगे आगे जाता रहता था, यानी कि कंप्लीट पेपर में देखूंगा। अब 6 क्वेश्चन पे गया, ये है पजल। पजल में यहाँ डालता था कभी भी 6 to 10 पजल। अब उसके बाद मैं गया 10वें क्वेश्चन के ऊपर। स्किप भी करना है, क्योंकि अगर मॉक में अगर स्किप नहीं किया तो एग्जाम में स्किप नहीं करोगे। अगर डायरेक्ट ऐसे जंप नहीं किया तो आप एक एक क्वेश्चन जंप करके जाओगे। अगर एक एक क्वेश्चन जंप करके गए तो क्या होता है, हमारी सिस्टम लोड होती है। आपको पता होगा, ये दिमाग में रखो कि हमारी सिस्टम क्या होती है, लोड होती है ज्यादा भाई। ऐसे धीरे से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगी, धीरे से नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएगी, आपका दिमाग खराब करेगी। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे दिख रहा है ना 6 to 10, तो 10 क्वेश्चन तक आपने जंप किया। अब आए 11 क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो यहाँ देखो, इफ फ्रॉम द वर्ड, एक वर्ड दिया है, इफ द लेटर विच कम आफ्टर के अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर प्लेस्ड। अब देखो ये वाला क्वेश्चन गारंटेड 101% सॉल्व होने वाला है, सॉल्व हो सकता है। तो ये वाला मार्क्स हम लेके जाएंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे मैं हम 11th। ये वाला क्वेश्चन मुझे, सॉरी,
ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। 12 to 14 इसका अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो इसका प्रैक्टिस करना है, और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व ही करना है। 12 to 14। नेक्स्ट, यहां से मैं आगे गया, ऐसे जंप करना, सॉरी, ये अब देखो ये मैट्रिक्स बेस्ड ये वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है आपको। ये वाले क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है और आसान भी होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। इनकी प्रैक्टिस करके रखो। 15 to 17, यहाँ कितना लिखा? 15 to 17। उसके बाद नेक्स्ट 17 गया, उसके बाद ये वाला 18। 18 क्या है? स्टेटमेंट अजम्पशन जैसा कुछ तो दिख रहा है। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट सफिशियंट और इनसफिशियंट। अब देखो ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व होते, तो देखो ये सफिशियंट और स्टेटमेंट सफिशियंट, ओके। ये कौन सा देखो, 18, 19 डेटा सफिशियंसी वाला, 20 डेटा सफिशियंसी वाला। अब देखो 19, 20, 19, सॉरी 18, 19, 20 क्या? हाँ, 18, 19, 20। अब देखो इसको मैं मॉडरेट में लेके जाऊंगा, लेकिन इसको मैं रखूंगा इसके ऊपर। तो ये वाला सॉल्व करना है, ऐसा कुछ तो लिखा। और ये है सफिशियंसी वाला। और ये वाले क्वेश्चन मार्क्स देके जाते हैं, ये वाले भी क्वेश्चन, लेकिन उसको एंड थोड़े से बाद में करना है आपको। 18 to 20 आपने किया। उसके बाद देखो नेक्स्ट, उसके बाद है एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको हम मॉडरेट में डालते हैं। 21 to 23। नहीं पता, वो एक क्वेश्चन का कुछ टाइप नहीं लिखते, आगे जाते हैं। अब देखो ये वाला 24 क्वेश्चन आपको दिख रहा है किसका? साइड का, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये वाला सॉल्व करना है। उसके बाद ये वाला भी 25th भी सॉल्व करना है। 25th भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अब हो गया चालू स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये वाला जो होता है ना वो स्टेटमेंट अजम्पशन। देखो 26, 27, 28, 26 से स्टार्ट हुआ ना, 30, 31, 32, स्टेटमेंट कंक्लूजन, 34, 26 to 34, यहाँ मैंने डाला 26 to 34 स्टेटमेंट एंड अजम्पशन या कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन कंक्लूजन यहाँ डाला। उसके बाद 35 to 39, ये वाला पजल है, इसको डाला। 35 to 39, यहाँ क्या लिखा? पजल। नेक्स्ट देखो 40 to 44, यहाँ भी पजल, यानी कि 40 to 44, यहाँ भी पजल। उसके बाद में गया 44 कि यहाँ गया, और 45। अब देखो 45 क्या है? हु सीट्स अपोजिट टू क्यू, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है, यानी कि एक सिंगल पजल होगा, वो आसान होगा और सॉल्व होने जैसा होगा। तो 45 को मैंने लिखा है यहाँ। फिर देखो 46 सिलॉग, 47 सिलॉग, वाह। 46 to 50 सिलॉग। अब देखो मैं जो बताना चाहता हूँ वो आपको इस बात से समझ में आएगा। यहाँ 46 to 50 सिलॉग था। आप एग्जाम रीजनिंग का पेपर आपके सामने आया, आप पेपर कहाँ से स्टार्ट करते? आप बताओ। अगर आपके सामने 1 to 50 क्वेश्चन है, आप 46 क्वेश्चन तक जाते या नहीं जाते वो भी पता नहीं ना। अगर आपने गलत, अगर इनपुट आउटपुट पहले लिया और वो गलत हो गया तो क्या करोगे? पजल ले लिया, वहां तक हो गए तो क्या करोगे? तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला ऐसे लिखा, यहाँ मेरे 3-4 मिनट गए भाई, 3-4 मिनट गए, लेकिन वो 3-4 मिनट मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि मेरे पास 45 मिनट है टोटल। 45 मिनट्स में से 3-4 मिनट आपको मॉक देने के बाद समझ में आएगा कि 3-4 मिनट तो जाते हैं। पजल में 10-10, 15 मिनट जाने के बाद भी हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन वो गए तो हमारा माइंडसेट खराब हो जाता है। तो अगर मैंने ये निकाल लिया है तो मैं पहला कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करता, आप कौन सा करते? अगर आपने ये वाला अगर निकाला है और ये वाला नहीं निकाला, ऐसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया, तो आप पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते? आप बताओ। नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता, मैं कौन सा करता? 46 to 50, 5 मार्क्स मेरे हाथ में, पहले 5 मार्क्स मेरे हाथ में आए। ओके, ये लेने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन के मार्क्स मार्क्स लेके आना है। अब मैंने सॉल्व, अब देखो यहाँ मेरे कितने मार्क्स आ रहे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 और ये वाले 5, कितने मार्क्स आए? 15। मेरे पहले 5 मिनट समझो गए लिखने में, उसके बाद ये 15 मार्क्स लेने के लिए कितना टाइम गया? 20 मिनट्स। क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है ना, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें से कौन सा भी क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। सिलोक के क्वेश्चन, आपके 5 क्वेश्चन 3-4 मिनट में हो जाएंगे। उसके बाद सारे क्वेश्चन है वो इतना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर लिया तो भी आपका ऐसा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और रीजनिंग में ऐसा है कि 45 मिनट्स है और 60 मार्क्स है, तो एक एक क्वेश्चन को थोड़े बहुत ज्यादा भी मार्क्स मिल रहे हैं आपको, तो आपको वो भी दिमाग में रखना है। आपको मार्क्स लेके आना है, आपको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? ये वाला यहाँ से अगर कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपके 15 मार्क्स आपके हाथ में आए, 15 के 16, 16 to 17 भी आ सकते। ये करने के बाद यहाँ आप जंप कर सकते हो। ये करने के बाद आउटपुट के ऊपर आप जंप कर सकते हो, डेटा सफिशिएंसी। उसके बाद ये 18 to 20 जो लिखा है वो थोड़ा सा कोडेड था कुछ तो। यानी कि आप सोचो कि ये 15 करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, ये अगर इनपुट आउटपुट आपका सॉल्व हुआ, नहीं सॉल्व हुआ तो भी आपके 15 मार्क्स आपके हाथ में। ये इनपुट आउटपुट नहीं सॉल्व हुआ, गंदा गया, तो ये गया, और ये तो कर सकते हो आप, ये 3 मार्क्स लेके आए। फिर आप इसमें से एक पजल पिक कर सकते हो ना भाई, एक पजल, कौन सा भी एक, मैं कौन सा पिक करूंगा? मेरा बॉक्स बेस्ड पजल अच्छा है, तो मैं बॉक्स बेस्ड पजल पिक करूंगा। वो डिपेंड है आपके ऊपर कि आपका कौन सा अच्छा है। तो मेरी पहले से ही अगर 15, 18, 20 मार्क्स मेरे हाथ में है, तो मैं पजल उठाते टाइम मेरा कॉन्फिडेंस एक पीक पे होगा ना रे, कि मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। अगर नहीं हुआ तो भी मेरे 20 मार्क्स है। आप सोचो ना कि अगर आपने पहले ये पजल ले लिया है और उसमें स्टक हो गए, पहले 10-15 मिनट गए, तो आप ये अच्छे से यूटिलाइज टाइम आपको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज स्ट्रैटेजी आपके मॉक में लगाने की कोशिश करो, मॉक में ऐसा करने की कोशिश करो। अगर आपके लिए काम करती है तो आप इससे आगे जाओ, अगर नहीं करते तो मैं बोलूंगा छोड़ दो। आपके पास जो स्ट्रैटेजी है जो आपके लिए वर्क कर रही है वो करो, लेकिन ये बेस्ट होता है। मुझे इससे बहुत फायदा हुआ। मैं जॉब करता था, स्टिल मैं एक सिलेक्शन ले पाया। इसका रीजन ही ये है, ये स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि आपको क्या लगता है। एंड एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि आपको खुद की भी एक स्ट्रैटेजी बनानी है। खुद की स्ट्रैटेजी मीन्स यहाँ ये वाली स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, लेकिन ये 11 डेज में आपको कैसे टाइम देना है। अगर आपने जीए का प्रिपरेशन ज्यादा किए है तो सभी सब्जेक्ट को सेम टाइम दो। जीए का प्रिपरेशन कम किया है तो हाफ, यानी कि एक 40% टाइम जीए को दो और 60% टाइम बाकी सब्जेक्ट को दो। इंग्लिश में आप इतना अच्छा ज्यादा सुधार नहीं सकते हो, उसके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। बाकी अगर आप ये वीडियो एट द एंड यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यहाँ तक देख रहे हो तो आप सच में, आपको कुछ तो करना है भाई। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ मालूम है? मेरा वीडियो इसलिए नहीं, क्योंकि जमाना है ना थोड़ा सा बदल गया है। ये रील्स वाला जमाना है, रील्स इंस्टाग्राम में रील्स जो आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, यहाँ यहाँ मजा नहीं आ रहा है, आगे आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये वाला बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना है या लाइफ में कौन सा भी एग्जाम क्लियर करना है, ये ना लॉन्ग टर्म ही है भाई। एट द एंड आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। लॉन्ग टर्म सोचो तो आप देखोगे कि आपकी यानी कि प्रगति होगी। प्रगति को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। अब देखो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड ये वाली स्ट्रेटजी यूज करने की कोशिश करो। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर ये इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, और आपको इसमें भी क्या सुधार करना है, उसके बारे में भी आप सजेस्ट कर सकते हो। हम बच्चों को वो भी बता सकते हैं। एंड अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक हो इसका मतलब आपके पास पेशेंस है, आपको कुछ तो सीखना है। एंड ये वाला रील्स वाला जमाना है, जैसे वो क्लिक करते आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़े। इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यूर सेल्फ, क्योंकि आप में पेशेंस है। एंड बाकी कुछ नहीं, बाकी इतना है। थैंक यू सो मच।